बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर बालपुरा के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान में हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। इकाई 2 है और इसमें 3 अवधारणाएं दी रखी है। पहली अवधारणा है राजनीतिक सामाजिकरण और 2 अन्य अवधारणाएं भी हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में इसको रखा गया है। मार्क्सवाद, उदारवाद और गांधीवाद को हटा दिया है और आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं को उन्होंने इकाई 2 में रखा है। तीनों इस इकाई में से ध्यान रखिएगा कि इकाई 2 में से किसी भी चैप्टर को नहीं हटाया है। इकाई फर्स्ट में से हटाया है, थर्ड में से हटाया है, इकाई 2 में से किसी भी चैप्टर को नहीं हटाया है। तो देखिएगा, आज हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राज्यों के अध्ययन की तुलनात्मक राजनीति में अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। व्यवहारवाद की क्रांति के अंततः अनुशासनात्मक उपायों पर जोर देने के कारण भी राजनीतिक विज्ञान में विभिन्न नई अवधारणाएं शामिल की गई, जिनमें नामतः समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान के बीच में जो संबंध बढ़े, क्योंकि सोशलाइजेशन तो हुआ, समाजशास्त्र हुआ, लेकिन कहीं न कहीं पॉलिटिकल के साथ सोशलाइजेशन होना, ये दोनों के मध्य में अनेक समाजशास्त्री जो संकल्पनाएं थी उनको राजनीति में शामिल किया। अब बात करते हैं राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण की। आदि प्रमुख रूप से कैसे हुआ? समाजीकरण में समाज में निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो होता है उस समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों और मान्यताओं और समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन करना, तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा और खान पान की आदतें सिखाता है। जैसे आप देखते होंगे कि नन्हा सा बालक है, उस बालक के परिवार वाले जो है उसको वैसे संस्कार देते हैं ताकि बालक जो है अपने जीवन में अनुशासन को प्रमुखता दे। और कहीं ना कहीं हिंदू बालक है तो उसको नमस्कार करना, उसको प्रणाम करना, हाथ जोड़ना ऐसा सिखाते हैं। मुस्लिम बालक है तो कहीं आदाब, कहीं नमस्कार, ऐसे अनेक प्रकार के संबोधन सिखाते हैं। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा बालक मानव समाज में उस समाज का सदस्य बनता है और राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने और सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। राजनीतिक जीवन और पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है और इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक सामाजिकरण किसे कहते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण का मतलब होता है कि अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को ट्रांसप्लांट करना, अपनी संस्कृति को अपने होने वाली पीढ़ी में कहीं न कहीं स्थानांतरित करना। वो प्रक्रिया एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें कि जैसे मान लीजिए कि उदाहरण उन्होंने दिया कि मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, उसकी पूजा पद्धति, उसका पहनावा, रहन सहन, खान पान, उसको आने वाली पीढ़ी में संचालित करना, उसको आने वाली पीढ़ी में ट्रांसप्लांट करना, वो कहीं नहीं सामाजिकरण की नीति में। और जब ये ऐसी ही प्रक्रिया राजनीति के साथ होती है तो उसको राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। यदि दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिकरण जो होता है, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति जो है, उस संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का एक साधन है। एक पीढ़ी राजनीतिक सामाजिकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का साधन। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं, जैसे कि भारत का आदर्श है कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक स्वतंत्र समाज है जिसमें किसी का बंधन नहीं है। अतः भारत में राजनीतिक सामाजिकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र एवं स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा। वही साम्यवादी जो चीन है, उसमें आदर्श साम्यवादी व्यवस्था एवं बंद समाज है,
इसीलिए चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। आगे देखिएगा, राजनीतिक समाजीकरण में क्या है कि यदि हम बात करें राजनीतिक समाजीकरण की, तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम व्याख्या जो की है वो की है हर्बर्ट हाइमन ने। हर्बर्ट हाइमन, देखो सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? हर्बर्ट हाइमन नाम के व्यक्ति ने की। हर्बर्ट हाइमन प्रमुख हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इसके विविध पक्षों पर प्रकाश डाला। तो प्रश्न आएगा कि राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट हाइमन ने। किसने लिखी है? हर्बर्ट हाइमन ने। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जाता है। इसके अलावा परिभाषा पूछ सकता है। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण क्या है? आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उनके राजनीतिक उद्देश्य के प्रति अभिप्रेरणाएं जो होती है उनको बनाया जाता है, उसकी जो इच्छाएं हैं उनको बनाने का काम करता है। तो दो ध्यान रखिएगा, एक तो हर्बर्ट हाइमन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ध्यान रखिएगा, और आमंड और पावेल के अनुसार कथन क्या है राजनीतिक समाजीकरण का? पहले भी मैं बता चुका हूं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक जो संस्कृति होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश कराया जाता है, उसमें स्थानांतरित किया जाता है। वो परिभाषा उन्होंने दी। एक कामनाग जो होते हैं उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। इन परिभाषाओं का सार यह है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था में शिक्षा प्रदान करना और विकसित करना है जिससे कि वे राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बन सके। ये जो दी है कामनाग ने दी है। आगे बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण के साधन। व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में अनेक संस्थाएं होती है जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रक्रिया, संचार के साधन इत्यादि। इनमें कुछ संस्थाएं ऐसी है जो अनायास या स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती है, जबकि कुछ ऐसी होती है जो औपचारिक तरीके से ही कार्य करती है। जैसे प्राय खुले एवं लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समाजीकरण में अनौपचारिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि चीन जैसे साम्यवादी एवं पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी राज्यों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति की जबरन घूट पिलाई जाती है। उपयुक्त संस्थाएं किस प्रकार से है ये कार्य करती है, इस दृष्टि से हम प्रकाश डालना चाहेंगे। दोनों में अंतर बता दिया। साम्यवादी चीन और पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी राज्य क्या करता है, सरकारी तंत्र के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को जबरन डालता है। जैसे मान लीजिए मदरसा हुआ, या यूं मान के चलिए कि मुस्लिम जो महिला शिक्षा है उसको लेकर के जबरदस्ती कट्टरपंथी लोग जो है इसको गलत मानते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो तालिबानी एक लड़की थी, उसको शिक्षा को लेकर के कहीं कहीं तालिबान जो सरकार थी उसने रोक लगाई थी, वो बात भी इसमें ले सकते हैं। तो देखिएगा पहला आता है इसमें परिवार प्रथम पाठशाला मानी जाती है बालक की, जिसके माध्यम से बालक रीति रिवाज परंपराओं को सीखता है, वह अपने माता पिता को आज्ञा को स्वीकार करता है और जिससे कि वह सत्ता का बोध होता है। इसके अलावा सबके साथ मिलकर रहने, परिवार में सहयोग करने और अपनी मांगों को मनवाने के लिए भी किसी प्रकार का दबाव जो है वो बनाया जाए आदि बातें। आगे हम बात करते हैं परिवार में कि परिवार में ही वह सीख करके वह राजनीतिक क्रियाओं को क्षमता विकसित करना। सामान्यतः चुनावी अनुभव ये बताते हैं कि परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल का समर्थक होगा, परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल को समझेगा, परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से ही होता है। आगे आता है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं की बात करें
बाकी का हम जो है शेष जो है हम कल अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।